हम लोग कक्षा 11वीं का अध्याय 1 ज्योग्राफी का पढ़ने जा रहे हैं। ये ज्योग्राफी का फर्स्ट अध्याय है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और इस अध्याय का नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। हम पढ़ने जा रहे हैं भूगोल एक विषय के रूप में। सबसे पहले हम देखते हैं भूगोल है क्या, आखिर भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर दिखाया गया भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन, यानी जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है और भूगोल का अर्थ होता है इस पृथ्वी का ही वर्णन, यानी पूरी पृथ्वी पर जो भी चीज़ें होती हैं उन सबका वर्णन ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी के पहाड़ों का, भूमि का, वायुमंडल का, सबका वर्णन भूगोल कहलाता है। उसके बाद देखते हैं सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया। देखिए सबसे पहले भूगोल शब्द था, इसका इस्तेमाल किसने किया। सर्वप्रथम जो भूगोल शब्द है इसका इस्तेमाल एक ग्रीक विद्वान हुआ करते थे इरेटास्थनीज, उन्होंने किया था। एक ग्रीक विद्वान थे इरेटास्थनीज, उन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। ये ग्रीक विद्वान हुआ करते थे। उसके बाद हम देखते हैं भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ, यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो यानी पृथ्वी एवं ग्राफिस वर्णन, ग्राफिस का अर्थ है वर्णन, दोनों को साथ रखने पर इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। अब देखो जो भूगोल शब्द है ये दो शब्दों के मेल से बना है, जियो और ग्राफी। जो जियो है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, यानी जो पृथ्वी का वर्णन है, यानी दोनों को अगर हम साथ में रखा जाए तो ये होता है पृथ्वी का वर्णन। इसी को कहा गया है भूगोल, यानी भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, जिसमें जियो पृथ्वी और ग्राफी का अर्थार्थ यानी वर्णन। अब आगे देखिए GIS का पूरा नाम क्या होता है। GIS का पूरा नाम है भौगोलिक सूचना तंत्र। GIS का पूरा नाम है, यह भी हमारे भूगोल से जुड़ा हुआ है, भौगोलिक सूचना तंत्र। उसके बाद हम आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद आगे है प्रादेशिक तथा क्रमबद्ध भूगोल में अंतर। जो प्रादेशिक भूगोल है वो क्या है और क्रमबद्ध भूगोल है वो क्या है। पहले हम देखते हैं प्रादेशिक भूगोल। पहले हम प्रादेशिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। इस भूगोल में किसी प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। यानी इस भूगोल में किसी प्रदेश का, यानी इस प्रादेशिक भूगोल में हम लोग क्या करते हैं, भूगोल में किसी प्रदेश के भौगोलिक, यानी कोई भी एक प्रदेश लेते हैं उसके सारे भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। यानी हम कोई भी एक क्षेत्र ले लेते हैं और उसके सारे भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है यह अध्ययन समाकलित होता है। यह अध्ययन समाकलित होता है, इसका अर्थ है यानी इस अध्ययन में ना बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, यानी इस अध्ययन में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तीसरा पॉइंट, यह अध्ययन भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होता है। अब देखो जो प्रादेशिक भूगोल में जो ये अध्ययन किया जाता है यह भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होता है, अर्थात हमारे भूगोल से जुड़ा हुआ है, भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होता है। उसके बाद देखिए यह किसी प्रदेश के भौतिक वातावरण तथा मानव के बीच संबंध प्रकट करता है। यानी यह किसी प्रदेश के भौतिक वातावरण तथा मानव के बीच संबंध भी प्रकट करता है। जो प्रादेशिक भूगोल है यह किसी भी प्रदेश के भौतिक वातावरण और मानव के संबंध के बारे में भी हमें बताता है। किसी प्रदेश के भौतिक वातावरण और मानव के संबंध के बीच के बारे में भी हमें बताता है। उसके बाद है इसमें प्रदेशों का सीमांकन सम्मिलित है जिसे प्रादेशिकरण कहते हैं। यानी जो प्रादेशिक भूगोल है इसमें प्रदेशों का सीमांकन भी किया जाता है। प्रदेशों का सीमांकन अर्थात कौन सा प्रदेश कहाँ तक है, ये सब प्रदेशों का सीमांकन जो है प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत ही आता है। अब हम इसके बाद देखेंगे क्रमबद्ध भूगोल के बारे में। अब देखते हैं हम क्रमबद्ध भूगोल के बारे में। जो क्रमबद्ध भूगोल है उसमें कौन सी मुख्य बातें आती हैं।
सबसे पहले इस भूगोल में किसी प्रदेश के एक विशिष्ट भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यानी इस भूगोल में किसी प्रदेश के विशिष्ट भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। और प्रादेशिक भूगोल में एक ही क्षेत्र के बहुत सारे तत्वों का अध्ययन किया जा रहा था, और लेकिन क्रमबद्ध भूगोल में बिल्कुल इसके विपरीत है। किसी प्रदेश के विशिष्ट भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट यानी जो बिल्कुल अलग प्रकार के होते हैं। यह अध्ययन एकाकी रूप में होता है। यह अध्ययन एकाकी रूप में होता है, और जो प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन था वो समाकलित रूप में था। वो समाकलित रूप में था, लेकिन यह अध्ययन एकाकी रूप में होता है। यह अध्ययन राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है। जो यह अध्ययन है क्रमबद्ध भूगोल का, यह राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है। और जो हमारा प्रादेशिक था वो भौगोलिक इकाइयों पर आधारित था। प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन भौगोलिक इकाइयों पर आधारित था, और जो क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन है वो राजनीतिक इकाइयों पर आधारित है। उसके बाद यह अध्ययन खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करता है। जो यह अध्ययन है यह खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करता है। लेकिन जो हमारा प्रादेशिक भूगोल था वो मानव और भौतिक वातावरण के बीच के संबंध को प्रकट करता था। लेकिन जो क्रमबद्ध भूगोल है यह खोज और तथ्यों को प्रस्तुत करता है। क्रमबद्ध भूगोल का जो अंतिम पॉइंट है, इस अध्ययन में घटकों के आधार पर वर्णन किया जाता है। यानी इस अध्ययन में घटकों के आधार पर वर्णन किया जाता है या अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद जो पीछे था ये प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल है, दोनों में अंतर था। अब हम आगे देखते हैं भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं। जो भूगोल है, भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से इसके अंतर्गत क्षेत्र आते हैं। भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है मानव भूगोल। इसमें मानव के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। उसके बाद आता है पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल में हम लोग पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। फिर आता है सांस्कृतिक भूगोल, यानी कि संस्कृति से आधार पर जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है। फिर आता है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में हम लोग समाज से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर है ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल में इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में जानकारी यहाँ प्राप्त की जाती है। उसके बाद है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में राजनीति से जुड़ी हुई चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें राजनीतिक पहलुओं को बारीकी से देखा जाता है। उसके बाद आता है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या से जुड़ी हुई चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या से जुड़ी हुई चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद आता है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में पैसे से जुड़ी हुई चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा, व्यापार की दृष्टि से या आर्थिक क्रियाओं की दृष्टि से। उसके बाद आता है हमारा मृदा भूगोल। मृदा भूगोल में हम लोग भूमि से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं या मृदा के बारे में अध्ययन करते हैं, वो मृदा भूगोल कहलाता है। उसके बाद है प्राणी भूगोल। प्राणी भूगोल में पशु पक्षियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भौतिक भूगोल की शाखाएं। भौतिक भूगोल की शाखाएं। अब हम देखते हैं भौतिक भूगोल की शाखाएं, इनके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारे पास भौतिक भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारी जो भौतिक भूगोल है उसकी शाखा है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, भू आकृति यानी भूमि से जुड़ी हुई आकृतियाँ। भूमि से जुड़ी हुई आकृतियों के बारे में अध्ययन करना भू आकृति विज्ञान है। यह भू आकृतियों, उनके क्रम विकास एवं संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है। भू आकृतियों, उनके क्रम विकास एवं संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी इसमें भूमि से जुड़ी आकृतियों का अध्ययन किया जाता है, फिर उनके विकास के बारे में अध्ययन किया जाता है और भूमि से जुड़ी हुई क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये हो गया भू आकृति विज्ञान। एक बार फिर देखिए भू आकृति विज्ञान में क्या है। भूमि से जुड़ी हुई आकृतियाँ,
उन आकृतियों के विकास के बारे में अध्ययन किया जाता है। और फिर भूमि से जुड़ी हुई जो संबंधित क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, जो भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत आता है। उसके बाद है जलवायु विज्ञान। इसमें जलवायु की संरचना, मौसम तथा जलवायु के तत्वों तथा जलवायु के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए दूसरा है जलवायु विज्ञान। जो जलवायु विज्ञान में हमें जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें जलवायु की संरचना यानी जलवायु का निर्माण किस प्रकार हुआ है, जलवायु में कौन से तत्व हैं, संरचना के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। मौसम तथा जलवायु के तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। जलवायु विज्ञान में हम लोग मौसम तथा जलवायु के तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं तथा जलवायु के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। जलवायु के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है यानी किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है उस ऐसी जलवायु क्यों पाई जाती है, उसके कारणों का भी अध्ययन किया जाता है। मौसम जलवायु के तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जलवायु की संरचना का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग जल विज्ञान। जो तीसरा है यह है जल विज्ञान। यह धरातल के जल परिमंडल, नदी, झील तथा जलाशय सम्मिलित हैं तथा उनका मानव पर प्रभाव का अध्ययन होता है। जल विज्ञान यह धरातल के जल परिमंडल यानी जल विज्ञान जो धरातल पर जल पाया जाता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इस जल में नदी, झीलें, तालाब, झरने, बहुत सारे जलाशय शामिल हैं। इनका अध्ययन किया जाता है। यानी धरातल के जल, जो धरातल का जितना भी जल है उसके अध्ययन को ही जल विज्ञान कहा जाता है। अब धरातल पर नदियाँ पाई जाती हैं, नदियों के जल का अध्ययन किया जाता है। झीलें पाए जाते हैं, झरने, तालाब, जलाशय, इन सब के जल का अध्ययन किया जाता है तथा उनका मानव पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है तथा इन सब का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी इन सब का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आगे है मृदा भूगोल। जो मृदा भूगोल है उसके बारे में देखते हैं। मृदा भूगोल यह मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं, मृदा भूगोल मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं, मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मिट्टी का निर्माण किन प्रक्रियाओं से होता है उसका अध्ययन किया जाता है। मिट्टी के प्रकारों का, कौन कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसका अध्ययन किया जाता है मृदा भूगोल के अंतर्गत। उनका उत्पादन स्तर यानी मिट्टी में उत्पादन स्तर किस प्रकार का है, मिट्टी में उपजाऊपन किस प्रकार का है, वितरण एवं उपयोग का अध्ययन किया जाता है। यानी उनका उत्पादक स्तर किस प्रकार का है, मिट्टी में उपजाऊपन कितना है, उनका वितरण एवं उसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ये भौतिक भूगोल की शाखाएं थी। भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा भूगोल। अब हम इसके बाद देखते हैं मानव भूगोल की शाखाएं। मानव भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो मानव भूगोल की शाखा है सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल। सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल, इसके अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानिक एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन होता है। अब देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? इसके अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानिक, इसके अंतर्गत हम समाज के अध्ययन करते हैं, स्थानिक एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। यानी जो समाज से निर्मित होता है, सांस्कृतिक तत्व जो हमारे समाज से निर्मित हुए हैं उनका अध्ययन करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल में हम लोग समाज से जो निर्मित होते हैं सांस्कृतिक तत्व, उन तत्वों का अध्ययन करते हैं। यानी समाज से जो सांस्कृतिक तत्व निर्मित हुए हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। उसके बाद दूसरा है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। अधिवास मतलब रहने का स्थान, जनसंख्या उनके रहने के स्थान का अध्ययन। यह ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि,
उसका वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, प्रवास एवं व्यवसायिक संरचना का अध्ययन करता है। अब देखिए जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल में हम लोग क्या करते हैं। यह ग्रामीण मतलब गांव, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या, गांव और नगर के क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद उसका वितरण, उनका वितरण किस प्रकार है कि ज़्यादा लोग कहाँ पर हैं, गाँव में हैं, शहरों में हैं, कौन से कामकाज में लगे हुए हैं, इसका अध्ययन करते हैं। उनका घनत्व, किन क्षेत्रों में ज़्यादा लोग हैं, किन क्षेत्रों में कम लोग हैं, अगर कहीं ज़्यादा हैं तो क्यों हैं और कहीं पर कम लोग हैं तो ऐसा क्यों है। लिंगानुपात का भी अध्ययन किया जाता है, कहाँ पर स्त्रियाँ अधिक हैं और कहाँ पर पुरुष अधिक हैं। प्रवास, लोगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास किया जा रहा है तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। उसके बाद व्यावसायिक संरचनाएं, लोगों का कामकाज कौन सा है, कौन से कामकाज में लगे हुए हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। एक बार दोबारा देख लो। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, गाँव और नगरों में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसका अध्ययन किया जाता है और उसके वितरण का अध्ययन, घनत्व का अध्ययन, कहाँ पर कम लोग रहते हैं, कहाँ पर अधिक लोग रहते हैं, उनके कारणों का अध्ययन, लिंगानुपात, पुरुषों की संख्या कहाँ पर है अधिक, स्त्रियों की संख्या कहाँ पर अधिक है, प्रवास के कारण, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो प्रवास कर रहे हैं, और व्यावसायिक संरचना, व्यवसाय यानी लोगों के कामकाज के बारे में अध्ययन करना। उसके बाद है आर्थिक भूगोल। यह मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है आर्थिक भूगोल, यह मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन का अर्थ है कि लोगों के द्वारा कौन सा कामकाज किया जा रहा है, लोगों के द्वारा कौन सा कामकाज किया जा रहा है, यह आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। उसके बाद है ऐतिहासिक भूगोल। अब हम देखते हैं ऐतिहासिक भूगोल के बारे में। ऐतिहासिक भूगोल यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती है। भौगोलिक तत्वों में सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं, इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल है। देखो ऐतिहासिक भूगोल यह उन प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती है, यानी क्षेत्र को जोड़ती है, इकट्ठा करती है। अब देखो जो हमारी पृथ्वी में लगातार समय से परिवर्तन होते रहते हैं। जो पुराने समय के परिवर्तन थे और जो आज के समय के परिवर्तन, ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन करने के बाद भी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। इसका ऐतिहासिक भूगोल से ही अध्ययन के द्वारा ही पता किया जा सकता है। उसके बाद है अगला राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है। राजनीतिक भूगोल में राजनीति के अध्ययन को जाना जा सकता है तथा क्षेत्र की घटनाओं को राजनीति की दृष्टि से जोड़कर उसका अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक भूगोल में क्षेत्र की घटनाओं को राजनीतिक भूगोल से जोड़कर उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है जीवमंडल की शाखाएं। जीवमंडल की शाखाएं, अब देखिए जीवमंडल की शाखाएं कौन सी हैं। जीवमंडल में सबसे पहले है जीवमंडल। इसमें पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए जीवमंडल में जो पशु हैं, पशुओं, उनके निवास स्थान, पशुओं का और उनके निवास स्थान की वो कहाँ पर रहते हैं, उनका अध्ययन और उनकी भौगोलिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी जो पशु हैं वो कहाँ पर रहते हैं उसका अध्ययन किया जाता है और किन भौगोलिक दशाओं में रहते हैं, यानी उनको किस प्रकार की जलवायु अनुकूल लगती है, उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है वनस्पति भूगोल। वनस्पति भूगोल यह प्राकृतिक वनस्पति का उसके निवास क्षेत्र में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करता है। वनस्पति भूगोल में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार के जलवायु में पेड़ पौधों उपजाऊ होते हैं, उगते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद तीसरा है पारिस्थितिक विज्ञान। इसमें प्रजातियों के निवास क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जो पारिस्थितिक विज्ञान है इसमें जो विभिन्न प्रजातियां हैं, विभिन्न प्रजातियों के निवास क्षेत्र यानी वो किस प्रकार के स्थानों में रहना पसंद करते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। इसमें प्रजातियां किस प्रकार के निवास क्षेत्र में रहना पसंद करती हैं उसका अध्ययन किया जाता है।
उसके बाद है पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल में संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे भूमिह्रास, प्रदूषण आदि। यानी हमारी जो पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी में, विश्व में कौन सी समस्याएं, हमारी संपूर्ण पृथ्वी है उसमें बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं हैं। उन पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे भूमि, ह्रास, प्रदूषण आदि। यानी पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत जो हमारी पृथ्वी में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जो पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम अंतिम देखते हैं भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व। जो भौतिक भूगोल है और उसका क्या महत्व है। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल में उन सभी तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जो प्राकृतिक हैं, जैसे स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल एवं जयमंडल। जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल में उन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जो प्राकृतिक हैं। यानी भौतिक भूगोल में सिर्फ उन्हीं तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जो प्राकृतिक हैं, जैसे स्थलमंडल प्राकृतिक है, वायुमंडल भी प्राकृतिक है, जलमंडल भी प्राकृतिक है और जयमंडल भी प्राकृतिक है। स्थल मंडल का संबंध आकृतियों से है, भूआकृतियों से है। स्थल मंडल का संबंध भूआकृति। स्थल मंडल के अध्ययन में हम जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो भूआकृति हैं उनका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है वायुमंडल। वायुमंडल का संबंध जलवायु से है, यानी वायुमंडल में हम लोग जलवायु से संबंधित सभी दशाओं का अध्ययन करते हैं। यानी वायुमंडल से संबंधित में हम जलवायु से संबंधित सारी दशाओं का अध्ययन करते हैं। उसके आगे है जलमंडल। जलमंडल का संबंध जल लक्षणों का अध्ययन है। जलमंडल का संबंध जल लक्षणों का अध्ययन है, यानी जल से जुड़ी हुई चीजों का अध्ययन करना, जलमंडल का अध्ययन करना है। जयमंडल, जयमंडल संबंध सभी जीवंत वस्तुओं से है, जैसे पेड़ पौधों। जयमंडल में सभी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, पशुओं का और मनुष्यों के अध्ययन से है। यानी जयमंडल का संबंध जीवंत वस्तुओं से, यानी जो वस्तुएं जीवित रहती हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशुओं और मनुष्यों, इन सब का अध्ययन जयमंडल में किया जाता है। ये थे भौतिक भूगोल और उसका महत्व।